हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन पैथोलॉजी। और एंडोक्राइन पैथोलॉजी में जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या है? बेसिकली इट इज़ बेसिकली इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पीटीएच हार्मोन। सो हाइपर मीन्स के ज़्यादा और पैराथायरॉयडिज्म मतलब कि पीटीएच की अमाउंट ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें भी पीटीएच की अमाउंट जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाए फ्रॉम नॉर्मल लेवल्स, दैट कंडीशन इज नोन एज द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को हम तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज द प्राइमरी, देन वी हैव द सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज द टर्शियरी। सो प्राइमरी इज बेसिकली एंडोजीनसली एक्सक्रीटेड पीटीएच, मतलब कि बॉडी को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता, लेकिन बॉडी के जो खुद के जो ग्लैंड्स हैं वो ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं पीटीएच हार्मोन को। सो हमने पढ़ा था कि वी हैव द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे चार छोटे छोटे ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिनको हमने कहा था पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अगर किसी भी वजह से ये चारों में से कोई भी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक्टिव सिक्रेशन करने लग जाए पीटीएच की, without any response to any stimulus, without any response to any hormone or chemical in the body, अगर ये खुद ब खुद इंक्रीज करने लग जाए पीटीएच की सिक्रेशन को, डेट कंडीशन इज नोन एज द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसके जो सबसे कॉमन कॉज पाया जाता है इट इज एडिनोमा। एडिनोमा इज बेसिकली ट्यूमर, ग्लैंड्स पीटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। उसके अलावा किसी वजह से अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए, हाइपरप्लेजिया मीन्स के अगर ग्लैंड की साइज में बड़ी हो जाए और उसके जो सेल्स हैं वो फ्रॉम नॉर्मल नंबर इंक्रीज हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पीटीएच की सिक्रेशन है उसको भी बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पीटीएच की अमाउंट प्राइमरीली बढ़ जाए इन द बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज नोन एज द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। उसके दो कॉमन सबसे कॉजेज हैं, वन ऑफ देम इज द एडिनोमा, देन इज द हाइपरप्लेजिया। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में क्या फीचर्स आएंगे? तो हमने फिजियोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा था कि पीटीएच का काम होता है कैल्शियम की रेगुलेशन विद इन द बॉडी। तो पीटीएच जो है वो बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। वो कैल्शियम को किस तरीके से रेगुलेट कर रहा था? वो तीन तरीके से कैल्शियम को रेगुलेट करता था। पहला, बाय इंक्रीजिंग द जीआई एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी गट। कैल्शियम की जब गट से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड, बोन डिसॉर्प्शन, मतलब कि बोन्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंड लास्ट वन वाज दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनीज, मतलब कि जो कैल्शियम है वो किडनीज में लॉस नहीं होगा बल्कि वो बॉडी में कंजर्व होने लग जाएगा। सो दीज वर थ्री बेसिक एंड प्राइमरी मैकेनिज्म जिसके थ्रू पीटीएच जो है वो कैल्शियम के अमाउंट को बॉडी में रेगुलेट करता था। तो अब अगर पीटीएच की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है हाइपर कैल्शियम, मतलब कि बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पीटीएच बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम भी बढ़ेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर कैल्सीमिया। अब कैल्शियम की अमाउंट बॉडी में बढ़ी हुई है तो किडनीज उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो फिर भी उसको इतना रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो यूरिन में लॉस होने लग जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। अब जब भी कैल्शियम यूरिन में लॉस होगा तो वो ऑस्मोटिक लोड प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वाटर की सिक्रेशन भी किडनीज में बढ़ जाएगी। दिस विल कॉज पॉलीयूरिया। सो हाइपरकैल्सीमिया, देन वी हैव द हाइपरकैल्सीयूरिया, उसके बाद पॉलीयूरिया। तो दीज आर द मेन थ्री बेसिक स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन कैल्शियम रेगुलेशन इन द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। उसके अलावा फॉस्फेट की अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगी, हाइपोफॉस्फेटिमिया, क्योंकि पीटीएच जो है वो फॉस्फेट को नेगेटिव रेगुलेटर है, मतलब जब भी पीटीएच बढ़ेगा फॉस्फेट बॉडी में कम होगा, तो उस वजह से हाइपोफॉस्फेटिमिया होगा। तो लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी? हमारे पास लैब फाइंडिंग्स होंगी कि पीटीएच बढ़ा हुआ होगा, कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा, फॉस्फेट कम होगा, एएलपी बढ़ा हुआ होगा। व्हाट इज एएलपी? एएलपी इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो जब भी किडनीज जब भी बोन्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है, डेट इज नोन एज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। डेट एंजाइम इज फाउंड इन द ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। तो जब भी पीटीएच बढ़ा हुआ है तो बोन की डिस्ट्रक्शन ऑब्वियस सी बात है बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से एएलपी भी बढ़ा हुआ होगा। And the last one is the urinary clamp. So clamp is basically an enzyme that is secreted along the calcium regulation. तो क्योंकि बॉडी में कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो इस वजह से यूरिनरी क्लैम्प जो है वो बढ़ा हुआ होगा। What will be the symptoms? Symptoms क्योंकि बोन से कैल्शियम जो है वो उसकी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, बोन की एक्टिव डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस वजह से बोन पेन होगा,
उसके बाद कैल्शियम जो है वो नेगेटिव मोटिलिटी रेगुलेटर, मतलब कि जो गट की जो पेरिस्टाल्सिस है उसको रोकता है। तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में वी ऑलवेज है कॉन्स्टिपेशन, सो बोन पेन, कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा कैल्शियम क्योंकि स्टोन्स फॉर्मिंग कैपेसिटी को रखता है, तो अगर किडनीज में एक्सक्रीशन बढ़ गई है कैल्शियम की, लेकिन किडनीज जो है वो कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर रही है, तो अगर किडनीज बहुत ज़्यादा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करने लग गया तो वहाँ पे स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेट्स वाई वी कैन हैव एब्डोमिनल पेन, फ्लैंक पेन। उसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, वाई न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज कैल्शियम जो है इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन्स। तो जब भी वहाँ पे कैल्शियम की डिसबैलेंस होगी तो वहाँ पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल भी डिसबैलेंस हो जाएंगे, इसकी वजह से हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस आएगी। सो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के आपने सिंपल याद करना है, कॉजेज क्या हैं, एडिनोमा एंड हाइपरप्लेजिया। हमारे पास बॉडी में लेफ्ट फाइंडिंग्स क्या होंगी, कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा, यूटिलिटी कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा, पोलीयूरिया हो रहा होगा, फॉस्फेट कम होगा। उसके अलावा पीटीएच बढ़ा हुआ होगा, एलपी बढ़ा हुआ होगा एंड केम भी बढ़ा हुआ होगा। What will be the signs and symptoms to the person that is experiencing hyperparathyroidism? He will have bone pains, he will have constipation, he will have abdominal pain or flank pain, and he will have neuropsychiatric disturbances. उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म पे। सो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज द नेम सजेस्ट इट इज ड्यू टू सम सेकेंडरी कॉज, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पीटीएच बढ़ेगा ताकि कैल्शियम के अमाउंट को नॉर्मल कर सके, या फिर क्योंकि हमें पढ़ा पीटीएच जो है फॉस्फेट का नेगेटिव रेगुलेटर है, तो जब भी पीटीएच बढ़ा हुआ होगा फॉस्फेट कम होगा, लेकिन अगर फॉस्फेट बॉडी में बढ़ जाए तो वो भी हमारे पास सिक्रेशन करवाएगा पीटीएच की, ताकि वो फॉस्फेट को वापसी कम दे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में या तो कैल्शियम बहुत कम हो जाए या तो फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर उसकी वजह से हमारे पास पीटीएच रिलीज हो रहा है, इट इज़ नोन एज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सिम्टम्स एंड साइंस जो होंगे वो सारे सेम ही होंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास सीकेडी है, मतलब कि वहाँ पे विटामिन डी जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म विटामिन डी3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो जब भी विटामिन अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम जो बॉडी में अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाएगी। तब अगेन कैल्शियम की अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास पीटीएच की अमाउंट बढ़ जाएगी। लेफ्ट फाइंडिंग्स सेम होंगी, एएलपी बढ़ा हुआ होगा, पीटीएच बढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसमें जो है वो कैल्शियम कम होगा और फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू दी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जिसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ था और फॉस्फेट कम था। सो यू नीड टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस एज वेल एज दिस। यस, ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म पे। सो आप इमेजिन करें ऐसी सिचुएशन जिसमें सीकेडी की वजह से सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हुआ, लेकिन वो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जो है अब किडनी की कंडीशन भले नॉर्मलाइज भी हो जाए, लेकिन वो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उनको लगता है कि किडनी अब भी खराब आ गई, मतलब कि जो किडनी पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो इंडिपेंडेंट हो जाए ऑफ द स्टिमुलस ड्यू टू सम क्रोनिक डिजीज। तो ऐसी कंडीशन को हम टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं, मतलब कि इट इज अ रिफ्रैक्टरी ऑटोनोमस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू सीकेडी। मतलब सीकेडी जो है वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाए, भले अब वो ठीक भी हो जाए, लेकिन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो नॉन रेस्पॉन्सिव हो गए हैं स्टिमुलस से। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास कंटिन्यूसली पीटीएच बढ़ा हुआ हो, लेकिन उस कंडीशन को बोलते हैं टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। उस कंडीशन में भी हमारे पास जो पीटीएच के लेवल्स हैं वो बड़े भी होंगे और कैल्शियम के लेवल जो हैं वो बड़े भी होंगे। सो हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि दोनों में कैल्शियम के लेवल्स और पीटीएच के लेवल्स बड़े हुए हैं। तो टर्शरी विल बी एसोसिएटेड विद सम सीकेडी, दैट इज द क्रोनिक किडनी डिजीज, लेकिन प्राइमरी जो है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी डिजीज, इट इज द प्राइमरी पैथोलॉजी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। Then we have the fourth topic, that is the familial hypocalciuric hypercalcemia. So ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि हाइपोकैल्सियूरिक मतलब कि यूरिन में जो कैल्शियम की अमाउंट है वो कम है, और हाइपरकैल्सीमिया मतलब कि बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट है वो बढ़ी हुई है, और एक फेमिलियर कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जी कपल्ड कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं बॉडीज में, वो जो है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी जो है, अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा भी हो तो हमारी बॉडी को पता नहीं लगता कि हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो नॉर्मल अमाउंट है, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो ऐसी कंडीशन में रीनल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि बॉडी में कैल्शियम कम है, तो वो रीनल को किडनीज को स्टिमुलस भेजता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो। तो ऐसी कंडीशन में रीनल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो यूरिन में कम कैल्शियम जाएगा,
जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया होगा और यूरिन में हमारे पास हाइपोकैल्सीयूरिया होगा। और ये एक फेमिलियल कंडीशन है, मतलब कि इट इज़ अ हेरिडिटरी कंडीशन जो कि डिफेक्टिव जीन्स की वजह से डाउन द लाइन ट्रांसफर होती है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर साइंस एंड सिम्टम्स दैट आर कॉमन टू ऑल, व्हिच आर बोन पेन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल एंड फ्लैंक पेन एंड न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर द लैब वैल्यूज। Familial hypocalciuric hypercalcemia is very easy. It is due to defective G-coupled calcium sensing receptors. बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट बड़ी भी होगी, यूरिन में कैल्शियम की अमाउंट कम होगी, और जो पीटीएच के लेवल्स हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब कि बॉडी में जो पैराथायरॉयड की अमाउंट है वो कम हुई है। तो कैसी कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें पैराथायरॉयड की अमाउंट बॉडी में कम हो जाए, मतलब कि पीटीएच जो है वो सीक्रेट ही नहीं होता। तो ये तब हो सकता है जब हमने कोई ऑपरेशन किया, उसमें से हमने पीटीएच को निकाल दिया। जैसे कि अक्सर एडिनोमा की वजह से अगर वी हैव टू ऑपरेट पीटीएच ग्लैंड, तो हमें पीटीएच ग्लैंड को निकालना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सेसिव सिक्रेशन करता था। जब इन चारों ग्लैंड्स निकाल देंगे तो बॉडी में ऑब्वियस बात है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। उसके अलावा ये हो सकता है कि जो ब्लड सप्लाई इनको जो वेसल इनको ब्लड सप्लाई पहुंचा रही थी, अगर हमने उस वेसल को कट कर दिया तब भी इनकी डेथ हो जाएगी, तब भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और वी could have some genetic conditions such as DiGeorge syndrome. So DiGeorge syndrome is basically a syndrome जिसमें थायराइड की और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन दोनों की सिंथेसिस जो है, इन दोनों की जो डेवलपमेंट है वो बॉडी में बाय बर्थ डिफेक्टिव होती है। तो ऐसी कंडीशन में पीटीएच ग्लैंड्स बनते ही नहीं है। So what will be the signs and symptoms? You just need to remember two main signs and symptoms. There are the Koestic sign and the Trossi sign. So Koestic sign is the spasm of the facial muscles upon tapping the cheek. तो जब भी आप चीक को टैप करेंगे it will produce a spasm in the facial muscles. That sign is known as the Koestic sign. And we have the Trossi sign. Trossi sign ये होता है कि जब भी बीपी कफ को इन्फ्लेट करेंगे फॉर अ फ्यू सेकंड्स तो कार्पोपेडल स्पैज्म आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। दैट साइन इज नोन एज द ट्रोसी साइन।